हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब की। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। हम इंटरनेट जानने के पहले सबसे पहले नेटवर्क के बारे में जानेंगे, यानी हम बात करेंगे नेटवर्क क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग की, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की नीड होगी। इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क यानी नेटवर्किंग हमारी कितने टाइप्स की हो सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। इसमें हम ये जानेंगे कि नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को कितने तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी अगर एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, उन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष कैसे रखा जाए, हम इसके बारे में बात करेंगे। किसके अंदर? नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हमारा इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट। और जब हम बात कर लेंगे इंटरनेट क्या होता है, हम जान जाएंगे इंटरनेट क्या होता है, तब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की। आखिर ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। और जब हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जान जाएंगे तब हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की, यानी अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नियम होने बहुत ज़रूरी हैं, कानून होने बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र की, यानी आखिर इंटरनेट के बारे में हमने जान लिया, हमने वो रूल्स पढ़ लिए, हमने वो प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, तो अब हमें वो इंटरनेट सर्फिंग करनी कहाँ पर है? वेब ब्राउज़र में करनी है। इसीलिए हम वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे। और जब हम वेब ब्राउज़र के बारे में बात कर लेंगे तब हम जानेंगे कि वेब ब्राउज़र में आखिर हम सर्च कहाँ पर करते हैं। हम सर्च इंजन में करते हैं। तो व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है, वाई वी नीड सर्च इंजन, कितने टाइप्स के होते हैं। हमने तो सिर्फ गूगल, याहू, बिंग ही सुना होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क या फिर व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो व्हाट इज़ नेटवर्क यानी नेटवर्क क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा, कितने? टू या फिर मोर देन टू, कितने? टू या फिर मोर देन टू सिस्टम्स को, कंप्यूटर को एक दूसरे से नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, एक दूसरे से नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। और किस लिए जोड़ा जाएगा? इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। किस लिए जोड़ा जाएगा? इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। जब भी कभी ऐसा होगा तो उसे ही हम क्या संज्ञा देंगे? नेटवर्किंग की संज्ञा देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। फिर से एक बार समझते हैं। जब भी कभी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करेंगे। क्या करेंगे? उनसे रिसोर्स शेयरिंग करेंगे, उनके रिसोर्स को आपस में शेयर करेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम नेटवर्क बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, ये आपस में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? भाई फेविक्विक से तो नहीं जोड़ देंगे, है ना। इनके कुछ तरीके होंगे। भाई तो देखो, मीडियम होते हैं दो तरीके के। अभी हम खैर मीडियम पे नहीं जाएंगे, हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। तो मीडियम होते हैं दो तरीके के। एक होता है गाइडेड मीडियम, दूसरा क्या होता है? अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड का मतलब क्या होता है? यानी वो मीडियम जिसे हम फिजिकल टच कर सके, हम देख सकें। कौन सा हुआ वो हुआ हमारा वायर, वो हुआ हमारा केबल्स, ठीक है। अब केबल्स बहुत सारे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। और अनगाइडेड कौन सा हो गया? सैटेलाइट हो गया। कौन सा हो गया? सैटेलाइट हो गया। यानी
जब इन दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाए, और कैसे जोड़ा जाए, चाहे वो गाइडेड मीडियम से जुड़े हों और चाहे अनगाइडेड मीडियम से जुड़े हों। गाइडेड का मतलब चाहे वो वायर यानी तार से जुड़े हों, चाहे वो केबल से जुड़े हों या फिर सैटेलाइट से जुड़े हों या किसी और वायरलेस मीडियम से भी जुड़े हों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग बोलेंगे। हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया। अच्छा, हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया। अब हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। चलिए ये टॉपिक देखते हैं। भाई नेटवर्किंग से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो मैंने एक बेनिफिट तो आपको इसकी डेफिनीशन में ही बता दिया। क्या बताया, इससे क्या होती है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है। यानी हम कह सकते हैं कि डेटा एंड फाइल शेयरिंग का काम होता है। क्या बेनिफिट हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का पहला, डेटा एंड फाइल शेयरिंग हो गया। अच्छा, और क्या फ़ायदे होते हैं, और हम कह सकते हैं हमारा हार्डवेयर की शेयरिंग होती है। किसकी शेयरिंग होती है, हार्डवेयर की शेयरिंग होती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा होगा, ये समझिए। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा साइबर कैफ़े में। कहाँ देखा होगा, साइबर कैफ़े में। अच्छा, कैसे देखा होगा, साइबर कैफ़े में हमने देखा होता है कि मान लो 5 कंप्यूटर रखे हैं। कितने कंप्यूटर रखे हैं, 5। अच्छा, प्रिंटर कितने होते हैं साइबर कैफ़े में, मोस्टली 1 प्रिंटर रखा होता है। और इन 5 में से किसी भी कंप्यूटर से अगर प्रिंट आउट दिया जाए तो प्रिंट कहाँ आएगा, ये इस एक प्रिंटर में आएगा। अच्छा, ये जो प्रिंटर है ये हार्डवेयर है, और ये नेटवर्क के माध्यम से हो सकता है केबल से, या हो सकता है वायरलेस यानी अनगाइडेड मीडिया से, इन 5 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और जब नेटवर्क में जुड़ गया तो हमने क्या किया, हार्डवेयर की शेयरिंग करी और प्रिंटर में प्रिंट आउट दे दिया। तो आपको एक ये फ़ायदा समझ में आया, किसका फ़ायदा, नेटवर्किंग का। कौन सी नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अच्छा, इसका तीसरा फ़ायदा क्या होता है, इसका तीसरा फ़ायदा होता है स्टोरेज शेयरिंग का। क्या फ़ायदा होता है, स्टोरेज शेयरिंग का। मान लो किसी एक कंप्यूटर में स्टोरेज कम है, दूसरे में ज़्यादा है, या हमारे पास एक ही ऐसा कंप्यूटर है जिसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, बाकी सब में सिर्फ इतना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, फाइल्स उसमें नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे सिस्टम को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ देंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम नेटवर्क के माध्यम से जिस सिस्टम में हमारी फाइलें रखी हुई हैं, क्योंकि उसमें स्टोरेज ज़्यादा है, हम उससे उसका स्टोरेज यूज़ कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। तो एक ये भी फ़ायदा हो गया किसका, कंप्यूटर नेटवर्किंग का। अच्छा, चौथा फ़ायदा क्या है हमारा, हमारा चौथा फ़ायदा है एप्लीकेशन शेयरिंग का। क्या फ़ायदा है, एप्लीकेशन शेयरिंग का, ठीक है। अच्छा, हमने अपना दूसरा टॉपिक भी कवर कर लिया। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट्स का मतलब हर एक वो चीज़ जिसको मिलाकर हम कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे। यानी हर एक वो चीज़ जिसकी ज़रूरत हमको कंप्यूटर नेटवर्क बनाते समय पड़ेगी, वही क्या है, कंपोनेंट है। तो अभी हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग या फिर नेटवर्क। अच्छा, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, सबसे पहला कंपोनेंट होगा हमारा क्लाइंट। क्या होगा, क्लाइंट। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, हमारा दूसरा कंपोनेंट होगा सर्वर। अच्छा, ये सर्वर और क्लाइंट क्या होता है, हम जरा ये देख लेते हैं। भाई मान लो कि एक कंप्यूटर है ये 1, ठीक। अब इस एक कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। चलो भाई जोड़ दो। पहला कंप्यूटर हमारा A है, दूसरा कंप्यूटर हमारा B है, तीसरा कंप्यूटर हमारा C है, चौथा कंप्यूटर हमारा D है। अच्छा, यहाँ पे जो 1 है यानी एक कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है, इससे हम देख रहे हैं कि बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो ये जो मेन कंप्यूटर होता है इसको हम बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं, सर्वर। इसका बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे पूछता है कि नेटवर्किंग में या नेटवर्क में अगर 10 सिस्टम जुड़े हुए हैं तो उसमें से किस सिस्टम में
नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा। बात को समझो बहुत ध्यान से। उसने पूछा कि अगर 4 या 10 या कितने भी सिस्टम नेटवर्किंग में जुड़े हैं, उसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है या कंप्यूटर है जिसमें नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक, तो वो कौन सा होगा? कौन सा होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला? वो सर्वर होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाकी छोटे कंप्यूटर जुड़े होते हैं सर्वर से, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम बोलते हैं क्लाइंट। और एक बात, हमेशा ये जो क्लाइंट हैं, क्या हैं? ये जो क्लाइंट हैं, इनकी संख्या सर्वर से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। चाहे जितना बड़ा नेटवर्क हो, लेकिन आप उसमें ये चीज़ कॉमन पाओगे कि हमेशा जो नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर होंगे या क्लाइंट सिस्टम होंगे, वो सर्वर से ज़्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क क्या होता है? वो होता है हमारा नेटवर्क केबल। क्या होता है हमारा? नेटवर्क केबल। भाई, अगर हम नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं तो हम उसे जोड़ेंगे कैसे? कैसे जोड़ेंगे इंटरनेट से? तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक मीडियम की। और वो मीडियम क्या हो गया? हमारा केबल हो गया। ठीक है। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? हमारा चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है NIC। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है फुल फॉर्म NIC का? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा, अब ये होता क्या है? भाई, ये होता है एक तरह का अडेप्टर। क्या होता है ये? एक तरह का, ये होता है एक तरह का अडेप्टर। अच्छा, ये क्या करता है? ये करता है कंप्यूटर। ये क्या करता है? कंप्यूटर और नेटवर्क, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच जो डेटा है, क्या है? कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच जो डेटा का फ्लो है या डेटा का एक्सचेंज है, उसको रेगुलेट करता है। ये क्या करता है NIC? ये एक एडेप्टर है। क्या है ये? ये एक अडेप्टर है। और ये कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच जो डेटा का फ्लो है या डेटा का एक्सचेंज है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? NIC की। अच्छा, हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है? अब जब हमने किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में जोड़ा, हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, जो हमें उनका पालन करना ही करना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज़ में एक गवर्नर होता है ना, जो चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके हिसाब से, उसके नियम के अनुसार ही हमें काम करने होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जब हम नेटवर्क स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें भी कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, TCP, IP, SMTP। उसके बारे में अभी बाद में आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क की। तो उसमें से एक कंपोनेंट हमारा क्या होता है? प्रोटोकॉल भी होता है। ठीक। अच्छा, हमारा छठा और लास्ट कंपोनेंट क्या होता है? हमारा छठा और लास्ट कंपोनेंट होता है रिसोर्सेज। क्या होता है? रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्सेज का मतलब बस इतना है कि ये उन हार्डवेयर की बात हो रही है जो एक नेटवर्क में अवेलेबल रहते हैं। क्या होते हैं? या ये मान लो कि ये उन सारे कंप्यूटर की बात हो रही है कि उन कंप्यूटर से नेटवर्क में वो सारे रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं। रिसोर्सेज मतलब जैसे प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क हो गए। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। चलो भाई, थोड़ा सा इसकी बात भी कर लेते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक? टाइप्स ऑफ
कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हमने कंप्यूटर के टाइप्स को किस आधार पे बांटा है, सबसे पहले ये बहुत जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स को हमने किस आधार पर बांटा है, किस बेसिस पर बांटा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो बेसिस क्या है? जियोग्राफिकल एरिया। वो बेसिस क्या है? जियोग्राफिकल एरिया। ठीक, अब यहाँ पे नीचे मैं आपको जितने भी प्रकार बताऊंगा ये सारे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसी आधार पे बांटे गए हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कौन सा होता है? सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क हमारा जो होता है उसे हम जानते हैं लैन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लैन के नाम से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो हमको क्या बताना है लैन का फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बताना है? लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब मैंने बात करी थी जियोग्राफिकल एरिया की। किसकी बात करी थी? जियोग्राफिकल एरिया की। तो भाई ये कितना एरिया कवर करता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो एक एग्जांपल आपको दिया गया कि एक मोहल्ला है, एक गली है, ठीक, एक बिल्डिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप क्या जोड़ोगे, वहाँ पे आप क्या लगाओगे? तो भाई वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? लैन लगाएंगे। या हम कह सकते हैं कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया जो है अगर कवर कर रहा है तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क होगा? वहाँ पे लैन होगा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अच्छा, और एक बात इसके बारे में, जितने भी आपके स्कूल, जितनी भी आपकी बिल्डिंग, ऑफिस, ये सब होते हैं, वहाँ पे हमेशा लैन का प्रयोग किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे कह देगा कि एक बिल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन दिया रहेगा लैन, मैन, पैन, कैन। ठीक, कुछ भी ऐसे दे देगा और आपको किस पे टिक लगाना होगा? लोकल एरिया नेटवर्क पे। क्यों लगाना होगा? क्योंकि जो एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक स्कूल, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी कितनी हैं भाई? 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही तो हैं। अरे बहुत ज़्यादा होंगी, 3 किलोमीटर हो गई, बहुत बड़ा अगर कैंपस है ना। लेकिन वहाँ पे सबका क्या लगाया जाएगा? हमेशा लैन लगाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारा अगला टाइप क्या होता है? हमारा अगला टाइप होता है मैन। पहला टाइप था हमारा क्या? लैन, और अगला टाइप क्या है? मैन। अच्छा, इसका सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म हमें पता करना होगा। फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है फुल फॉर्म? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, उसके बाद इसके देखो नाम से हमको क्या पता चल रहा है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी जब भी किसी एक पूरे सिटी की बात हो, किसकी बात हो? पूरे एक सिटी की बात हो, एक शहर की बात हो, और वहाँ पे हमें नेटवर्किंग करनी हो, तो हम वहाँ पे कौन से टाइप की नेटवर्किंग का प्रयोग करेंगे, या वहाँ पे कौन से प्रकार की नेटवर्किंग हमें देखने को मिलेगी? हमें वहाँ पे मैन देखने को मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल जो है मैन का है। अब उसमें ऑप्शन कैसे दिया रहेगा? कहेगा टेलीफोन लाइन, ठीक, कहेगा आपका, सॉरी टेलीफोन लाइन नहीं कहेगा, एटीएम, ठीक, कहेगा ये केबल टीवी, ठीक, ऐसे करके दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा मैन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो भाई जो केबल टीवी हमारे होते हैं, क्या होता है हमारा? केबल टीवी होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? मैन का। और एक बात, हमेशा मैन में हम जो केबल यूज़ करते हैं वो कौन सी होगी? या तो कोएक्सियल होगी। कौन सी होगी? या तो कोएक्सियल केबल होगी, या फिर कौन सी होगी? फाइबर ऑप्टिक
ऑप्टिक्स होगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। कौन सी केबल होगी? या तो कोक्सियल होगी या फिर फाइबर ऑप्टिक्स होगी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? केबल टीवी होता है। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कितना एरिया कवर करेगा? तो एक शहर के बराबर एरिया। ये अगर पूरे सिटी में हमें कोई भी नेटवर्क बिछाना है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? मैन देखने को मिलेगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले कंप्यूटर नेटवर्क की। तो हमारा अगला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? वैन। क्या है? वैन। सबसे पहले इसका पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है फुल फॉर्म? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। अच्छा, इसका अगर पूछा जाए जियोग्राफिकल एरिया कितना कवर करता है, तो भाई ये कई शहरों को मिलाकर। क्या कवर करता है? कई शहरों को मिलाकर, या कह लो पूरे देश, और कई देश भी मिल सकते हैं। क्या? एक देश या कई देश भी मिल सकते हैं, उनमें भी क्या होगा? वैन देखने को मिलेगा, वाइड एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो अगर कोई आपसे इसकी डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे? डिस्टेंस पूछे, तो आप किलोमीटर में नहीं बता सकते हो। आप क्या कहोगे? सिर्फ अनलिमिटेड। आप क्या कहोगे? अनलिमिटेड होती है। बात इतने में ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन इससे और आता है, हमसे पूछ लेता है कि जो एटीएम है हमारे, क्या है? हमारे बैंक के जो एटीएम है, ठीक, वो कौन से नेटवर्क से जुड़े होते हैं? तो भाई जो एटीएम होते हैं, ठीक, वो हमेशा वैन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक। अब एक बात हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस वाले में कौन सी केबल प्रयोगी, ठीक, प्रयोग करेंगे हम। मीडिया कौन सा प्रयोग करेंगे? तो भाई लैन में हमेशा हम प्रयोग करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर हम फाइबर ऑप्टिक केबल, और या फिर कोक्सियल केबल भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा? या तो ट्विस्टेड पेयर, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर कोक्सियल केबल। और सेम यही केबल जो है हम कहाँ यूज़ करेंगे? आपके मैन में भी यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोक्सियल केबल यूज़ नहीं होगी। या तो ट्विस्टेड पेयर होगा, या फिर फाइबर ऑप्टिक होगी। अच्छा, जब हम बात करेंगे वैन की, तो भाई मैंने आपको बताया यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? अनलिमिटेड। ठीक। तो जब किसी ये एक कंट्री के अंदर ही होगी, या मान लो 2-3 सिटी खाली कवर कर रही है, तो यहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर लेंगे या फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब ये कंट्री कवर कर रही है, पूरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री कवर कर रही, तो वहाँ पे क्या हम केबल दौड़ा पाएंगे? नहीं। तब वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे? अनगाइडेड मीडिया का। किसका प्रयोग करेंगे? अनगाइडेड मीडिया का, यानी वायरलेस मीडियम का। इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे हम? सैटेलाइट का। किसका प्रयोग करेंगे हम? सैटेलाइट का। अच्छा, ये तो हमने किसकी बात कर ली? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। हम अब बात क्या करेंगे? हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए देखते हैं भाई नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। हम किसके बारे में बात करेंगे? नेटवर्क टोपोलॉजी की। ठीक भाई, टोपोलॉजी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो टोपोलॉजी हमें ये बताता है कि आखिर ये जो कंप्यूटर जोड़े जाएंगे नेटवर्क में, इनको हमें किस तरीके से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? किस तरीके से जोड़ना है, किस वे से जोड़ना है, ये हमें कौन बताता है? नेटवर्क टोपोलॉजी बताती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें कैसे कैसे जोड़ना है, इसके हिसाब से हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। क्या किया है हमने? नेटवर्क टोपोलॉजी को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। चलिए वो टाइप्स कौन से हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो इसमें पहला टाइप है
उसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे हम? बस टोपोलॉजी। सॉरी, हमारा इसमें जो पहला टॉपिक है, हमारा इसमें जो पहला टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। अच्छा, बस टोपोलॉजी में क्या होता है भाई? बस टोपोलॉजी में जैसे बस देखिए आपने, एक सिंगल लाइन में बस होती है ऐसे, ठीक है? तो ऐसे ही एक सिंगल लाइन में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और ये जो सिंगल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लाइन। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हमसे पूछ लेगा कौन से तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी में कनेक्टिंग लाइन जो है वो एक सीधी रेखा में होती है। ठीक, तो क्या बताना है आपको कि बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर हैं वो सारे एक कनेक्टिंग लाइन, एक सिंगल कनेक्टिंग लाइन में जुड़े होते हैं। मान लिया ये हमारी क्या है? कनेक्टिंग लाइन हो गई। अब इसमें क्या होगा? एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा रहेगा, एक यहाँ जुड़ा रहेगा, एक यहाँ जुड़ा रहेगा, एक यहाँ जुड़ा रहेगा, एक यहाँ जुड़ा रहेगा। मान लो ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है, ये कंप्यूटर डी है। ठीक, सिंगल लाइन से हमारे ये बस टोपोलॉजी में 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब इसमें भाई दिक्कत क्या आई? देखो, एक बात समझ के रखो, जब किसी एक चीज में दिक्कत आती है तभी हम दूसरी चीज बनाते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो हमने बस के बाद कोई दूसरा टाइप का निजात किया होगा। तो इसमें क्या कमी रह गई थी? बस टोपोलॉजी में ये था कि अगर हमें ए से डी में कोई भी फाइल शेयरिंग करनी है तो अब हमें कहाँ से होकर जाना पड़ेगा? ए से पहले वो डेटा बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, तब जाके डी में पहुंचेगा, यानी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ? पहली बात तो ये टाइम लगा। क्या हुआ? टाइम टेकन था ये। दूसरी बात, हम जिस समय ए से डी की तरफ डेटा भेज रहे होंगे उस समय सी बी को कोई डेटा नहीं भेज पाएगा, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में ही होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। और ऐसा होने पे क्या होता है? डेटा का कोलिजन होता है, डेटा का टकराव होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टोपोलॉजी हमारी इतनी कारगर नहीं साबित हुई। इसीलिए फिर हमने क्या किया? दूसरी नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग किया। अच्छा भाई, दूसरी नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी कौन सी थी? हमारी दूसरी नेटवर्क टोपोलॉजी थी, उसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। क्या नाम है? स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, टोपोलॉजी में एक खास बात ये भी है, क्योंकि ये क्या बताता है? तरीका बताता है कि सिस्टम कैसे जुड़ेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमको नाम से ही पता चल जाती हैं। जैसे मैंने बस बताया तो बस कैसी होती है? एक सीधी रेखा में होती है, गोल चक्कर में तो बस नहीं होती ना, है ना? तो वैसे ही स्टार टोपोलॉजी है। तो अब स्टार टोपोलॉजी में क्या किया जाता है कि सारे कंप्यूटरों को एक स्टार के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम हमारा ये बीच में है, ठीक, और ये है हमारा क्या? सर्वर। ये क्या है? हमारा सर्वर। अच्छा, सर्वर को ही हम एक बात और आपको बता दें, क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। अब इस सर्वर से हमारे कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक, ऐसे करके सब जोड़ दिया हमने। ठीक है, मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, हमारे ये कंप्यूटर यानी ये क्लाइंट। अब ये जो ए से लेकर मैंने आपको एच तक बताया, ये क्या है हमारे? यही है हमारे क्लाइंट कंप्यूटर। और जो हमारा बीच में सर्वर दिख रहा है, जिसको हम हब भी बोलते हैं, ये हमारा मेन कंप्यूटर है। ये वो कंप्यूटर है जिसमें हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। अभी ये बात मैंने आपको जब कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताई थी। ठीक, तो अब इसमें आप देखो क्या मिलेगा आपको
कि सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? सारे कंप्यूटर या सारे क्लाइंट एक सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसमें पहले फायदे क्या थे? पहले क्योंकि हमने बस बनाया, बस के बाद हमने दूसरा बनाया, तो सीधी सी बात है कुछ इसके फायदे होंगे तभी बनाया होगा, उससे तो खराब नहीं होगा ये, है ना। तो इसका फायदा ये था कि अब इसमें हम डेटा एक टाइम पे ही किसी को भी भेज सकते थे, और वो कंप्यूटर, वो क्लाइंट हमें भी भेज सकता था। मान लो हमको एक टाइम पे एच को डेटा भेजना है, एच क्लाइंट को भेजना है, तो हमने उसको तुरंत भेज दिया। अब हमको दूसरे ही समय या उसी समय डेटा बी को भेजना है, हमने भेज दिया। क्या कोई डेटा का कोलिजन हुआ? नहीं हुआ। क्या टाइम टेकिंग हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। अब अच्छा, इसमें लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी, रही होगी नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी। अच्छा, क्या कमी इसमें रह गई थी? तो भाई इसमें कमी ये रह गई, हम इसमें ये देखते हैं कि एक ही सेंट्रल नोड है, ठीक, और उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब कहीं इसमें ये सेंट्रल नोड खराब हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो ये जो ए से लेकर एच तक सारे क्लाइंट हैं, ये सारे के सारे ठप, ये सारे के सारे बैठ जाएंगे। यानी इसमें एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे सामने आया कि ये जो सेंट्रल नोड है, इसी पे सारे कंप्यूटर, इसी पे सारे क्लाइंट आधारित होते हैं, इसी पे निर्भर कर रहे हैं, और अगर ये फेल हो गया तो सारे के सारे क्लाइंट भी हैं वो ठप हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात हमने किस में कर ली? स्टार टोपोलॉजी में कर ली। अच्छा, अब हमने इसके बाद इसमें कमी पाई, तो हमने अपनी क्या करी? हमने कहा चलो एक और टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, हमने और किया ही क्या है इन्वेंशन के अलावा, है ना। तो फिर हमने एक अगला टोपोलॉजी का निर्माण किया और उसको हमने कुछ नाम दिया। अच्छा, क्या नाम दिया हमने इस अपनी तीसरी टोपोलॉजी को? हमने इसको नाम दिया मेश टोपोलॉजी। क्या नाम दिया इसको हमने? मेश टोपोलॉजी। अच्छा भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि नाम से हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा, तो इसका नाम क्या है? मेश है। यानी इसमें क्या होगा? सब कुछ मेस्ड अप होगा, सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। चलो इसको हम करके आपको दिखाते हैं कैसे इंटरकनेक्टेड होगा। मान लो आपका एक कंप्यूटर है ये ए, दूसरा है ये बी, तीसरा है ये सी, और चौथा है ये डी। ठीक, मान लो 4 कंप्यूटर हैं। अब देखो ये जो ए कंप्यूटर है, ये जो ए कंप्यूटर है, ये बी से भी जुड़ा होगा, सी से भी जुड़ा होगा, और डी से भी जुड़ा होगा। अब जो बी कंप्यूटर है, ये देखो ए से तो जुड़ी गया है, अब ये बी वाला डी से भी जुड़ा होगा, और साथ के साथ उसी टाइम पे सी से भी जुड़ा होगा। ठीक। अच्छा, अब ये जो डी वाला है, देखो ये बी से जुड़ गया है और ए से जुड़ गया है, लेकिन इसी टाइम पे ये सी से भी जुड़ेगा। बात समझ में आई? तो अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्या हैं? इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो वर्ड है, ये इंटरकनेक्टेड वाला, अगर आपसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर, सारे सिस्टम नेटवर्क में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो क्या आंसर होगा हमारा? मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे से हमेशा इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसका क्या एडवांटेज हुआ इंटरकनेक्ट करने का? अब इंटरकनेक्ट करने का ये फायदा हुआ, मान लो कुछ कारण ऐसे हुए कि आपका ये जो ए कंप्यूटर है, ये ब्रेक डाउन हो गया, फेल हो गया, खराब हो गया, तो क्या आपकी ये टोपोलॉजी बंद हो जाएगी? क्या आपका ये नेटवर्किंग सिस्टम बंद हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं होगा। आपके बी जो हैं ये सारे से जुड़े हैं, डी जो है वो भी बाकी सारे से जुड़ा है, और सी भी जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो नेटवर्क हमारा काम करता रहेगा। सिर्फ एक कंप्यूटर खराब हुआ है तो उस जगह की खराबी हम अपनी सही कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन उस रिप्लेसमेंट के दौरान भी हमारी बाकी सारा जो नेटवर्क है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा
फायदा होता है। दूसरी बात क्या होती है, जो ये मेश टोपोलॉजी है, जो ये टोपोलॉजी है, इसमें हमेशा जो डेटा का फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर दो दो जगह से ले सकता है और दो जगह दे सकता है। मान लो बी है, बी एक ही समय पे ए को भी दे सकता है और डी को भी दे सकता है, या कह सकते हो जो सी है वो एक ही समय पे सी जो है वो ए से भी ले सकता है और डी से भी ले सकता है। यानी इसमें जो डेटा का फ्लो है, यानी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो बाई डायरेक्शनल होगी, बाई डायरेक्शन होगी। अच्छा, ऐसा होने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा होने से हमें फ़ायदा ये है कि हमारा जो स्पीड है वो तेज हो गई शेयरिंग की। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, और थोड़ा सा हमने कहा चलो और कुछ अच्छा करते हैं, तो हमने एक टोपोलॉजी और बनाई अगली। उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया रिंग टोपोलॉजी। क्या नाम दिया उसको हमने, रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, फिर से नाम पे आ जाओ, इसका क्या नाम है, रिंग टोपोलॉजी। यानी इसमें सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक सर्कल में जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे, एक सर्कल में जुड़े होंगे। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है और इसी में कंप्यूटर ए यहाँ पे जुड़ा है, एक यहाँ पे बी जुड़ा है, एक यहाँ पे सी जुड़ा है, एक डी जुड़ा है। और एक बात भाई समझ लो आप लोग, जहाँ जहाँ मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ गलती से भी, वो कंप्यूटर का मतलब है या तो क्लाइंट या तो हब। ठीक है, या तो हम मेन सर्वर की बात कर रहे हैं या तो उस मेन सर्वर से जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं छोटे, उन्हें क्लाइंट जिनको हमने नाम दिया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो रिंग टोपोलॉजी में या सर्कुलर टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे क्लाइंट एक दूसरे से एक सर्कल फॉर्म करते हुए जुड़ते हैं। अच्छा, इस टोपोलॉजी का यूज़ हम कब करते हैं, इस टोपोलॉजी का यूज़ हम सिर्फ तब करेंगे जब हमें बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगी। हमें क्या चाहिए होगा, बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगी, या हम कह सकते हैं कि हमें जब बैंडविड्थ, क्या चीज़, हमें जब बैंडविड्थ है वो हाईएस्ट चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, तब हम किस टोपोलॉजी का प्रयोग करेंगे, हम रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी दिक्कत यही थी कि मान लो अगर ए से डेटा हमें फ्लो जो है वो सी तक कराना है, तो वो हर एक बीच में आने वाले क्लाइंट से होकर ही गुजरेगा, सीधे सी तक नहीं पहुंचेगा। यानी ए से वो पहले बी जाएगा, बी से तब आएगा सी तक। ठीक है, तो इसमें एक ये क्या थी, परेशानी थी। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक और टोपोलॉजी बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया ट्री टोपोलॉजी। क्या नाम दिया, ट्री टोपोलॉजी। अच्छा, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर जोड़े गए हैं वो कैसे जोड़े गए होंगे, एक पेड़ की शाखा की तरह जोड़े गए होंगे। जैसा पेड़ में देखा गया है कि पेड़ में एक मेन जड़ होती है, क्या होता है, एक मेन रूट होती है। नीचे से बात करना पेड़ की, ऊपर से बात नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या होती है, जड़ होती है। पेड़ है और पेड़ को पलट दो, यानी पेड़ को इन्वर्ट कर दो, जड़ सबसे नीचे होती है, जड़ को सबसे ऊपर कर दो। ठीक, इसी जड़ को हम क्या बोल देंगे, हम सर्वर बोल देंगे या हब बोल देंगे। ठीक, हमने देखो पेड़ को सिर्फ पलट दिया है, इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, पेड़ उठाओ और पलट दो। पेड़ में जड़ सबसे नीचे, यहाँ पे जड़ यानी सर्वर यानी हब सबसे ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उस जड़ से हमारी दूसरा तना, हमारा जो तना निकलेगा। ठीक है, तो अब लेकिन एक ही तो नहीं होगा, एक तने से कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तो यानी इससे अब कई सारे नीचे क्लाइंट जो हैं जुड़े होंगे। ठीक है, कैसे, मान लो इस जड़ से या इस सर्वर से हमारा ये कि ए और एक ये बी क्लाइंट जुड़ा हुआ है। अब इस ए से भी दो लोग जुड़े हुए हैं या दो क्लाइंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बी से भी मान लो दो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मान लो सी से भी दो जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक, तो ऐसे ही करके जब हम प्रयोग करेंगे, जब हम सिस्टमों को जोड़ेंगे, क्लाइंट को जोड़ेंगे, तो इस टोपोलॉजी को हम क्या नाम देंगे, उसे हम बोलेंगे ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी,
ट्री टोपोलॉजी की करी। अच्छा, हमारा ये जो टोपोलॉजी का टॉपिक था ये भी खत्म हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे, हमारे अगले टॉपिक की, जो है व्हाट इज इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। अच्छा, अब हम किसकी बात करेंगे, हमारे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। क्या है अगला टॉपिक हमारा, व्हाट इज इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या होता है। तो भाई एक क्वेश्चन इससे तो पेट है जो आता ही आता है, हमसे पूछ लेता है कि फॉलोइंग में से, निम्नलिखित में से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत ध्यान से सुनना इसे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स किसे कहते हैं। तो भाई हम वो किसको कहते हैं, हम वो इंटरनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, कितने, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली, वो भी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में या सिर्फ चाइना में, सिर्फ अमेरिका में, या सिर्फ लखनऊ में, या सिर्फ इलाहाबाद में, या सिर्फ दिल्ली में, ठीक, ऐसा नहीं है, पूरे ग्लोबली में, पूरे ग्लोबल में, ठीक है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंटरनेट को, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेटवर्क की अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, नेटवर्क की हिस्ट्री की, तो भाई सबसे पहले 1969 में, कब, 1969 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी। कौन थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें सबसे पहले थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, फिर थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा। तो इन सब ने मिलकर, इनको असल में एक प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करना था। क्या करना था इन्हें, एक प्रोजेक्ट शेयर करना था आपस में। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने तब क्या बनाया, इन्होंने इसको तब नाम इंटरनेट या नेटवर्क नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने तब इसको जो नाम दिया था उसे हम जानते हैं अर्पा नेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अर्पा नेट के नाम से, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है। क्या लिखना है हमें, अर्पा नेट के नाम से। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हमसे डायरेक्टली पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म हमें जानना है। फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म होता है, अर्पा नेट का, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंटरनेट बन रहा था, इंटरनेट का इन्वेंशन किया गया था, तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने किया था। उसमें से टॉप पे जो है वो कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कब किया था, 1969। और इन्होंने एक प्राइवेट नेटवर्क बनाने की कोशिश करी थी अपनी कुछ फाइल शेयर करने के लिए, और उसको क्या नाम दिया था, अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ही धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया और इंटरनेट आया। यानी इंटरनेट पहले आम लोगों के लिए नहीं आया था, ठीक है, ये सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर्टिकुलर यूज़ करती थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या जानना है, हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। तो भाई इसमें सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो इसका फुल फॉर्म है। सीधा पूछ लेता है WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि W3 का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई W3 भी इसी को कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को कहते हैं,
ठीक है, यानी कहीं पे अगर www लिखा हो या W3 लिखा हो, इस तरीके से ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, ये आप समझ लीजिएगा। अच्छा, इसका इन्वेंशन कब हुआ या ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इसका ईयर याद रखिए। ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। अच्छा, ये क्या करता है? ये आपके जो वेब पेजेस होते हैं, क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं, इनको इंटरनेट से लिंक करने का काम क्या करता है? क्या करता है? वेब पेजेस को इंटरनेट से लिंक करने का काम, जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब करता है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बात आई कि वेब पेजेस क्या होते हैं, तो जरा यहीं पे देख लेते हैं वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस वो होते हैं जिन पेजेस को हम वेब ब्राउज़र की मदद से, किसकी मदद से? वेब ब्राउज़र की मदद से देख पाते हैं। जिन पेजेस को हम वेब ब्राउज़र की मदद से इंटरनेट पर देख पाते हैं, उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। और इन वेब पेजेस पे ही हमको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? वेब पेजेस पर। ठीक, अच्छा, बात आती है वेब पेजेस बनते कैसे हैं। तो भाई ये जो वेब पेजेस हैं ये हम HTML में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? HTML में बनाते हैं। अच्छा, यहाँ से पूछ लेता है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसका फुल फॉर्म है? HTML का फुल फॉर्म है। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई? हमारा अगला टॉपिक हमने वेब ब्राउज़र, हमारा है वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र देखते हैं क्या है। वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र वो चीज़ है या वो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या वो टूल है जिसकी मदद से हम इंटरनेट सर्फिंग कर पाते हैं। मान लो आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट है, ठीक, और वेब ब्राउज़र नहीं है, क्रोम नहीं, मोज़िला नहीं, यूसी नहीं, ओपेरा नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, कोई ब्राउज़र नहीं, तो आप इंटरनेट का प्रयोग कैसे कर पाओगे? वेब पेजेस कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब जो वेब ब्राउज़र होता है वो क्या होता है? इंटरनेट सर्फिंग करवाने के लिए एक टूल होता है, एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी वेब एड्रेस के बारे में या URL के बारे में। ठीक है, URL क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले तो पूछ लेता है URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अच्छा, ये जो URL है ये कब बनाया गया था? तो ये जो URL है ये बना था 1994 में। URL कब बना था? 1994 में। ठीक है, अच्छा, किसने बनाया था? तो URL बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक, इस URL को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेब एड्रेस के नाम से। भाई अगर हमें किसी के घर जाना होगा तो हमें उसके घर का पता तो पहले से मालूम हो तभी तो जाएंगे, कि ऐसे ही चले जाएंगे भटकते हुए? ऐसे नहीं जा पाएंगे, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमको कोई वेबसाइट खोलनी है, तो अब यहाँ पे लेकिन एक टर्म और आया। क्या टर्म एक और आया? वेबसाइट। तो अभी बताता हूँ आपको वेबसाइट भी क्या होती है। ठीक है,
इसको पहले लिख लेते हैं हम। तो यानी अगर हमें किसी वेबसाइट तक पहुंचना है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है। तो उस एड्रेस को ही हम कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर इंटरनेट की भाषा में वेब एड्रेस या फिर URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, जिसका आविष्कार 1994 में हुआ था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। अच्छा, अब बात आती है कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट हम कह सकते हैं कि कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। और एक वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा कि वो किसी एक डोमेन पर निर्धारित होती है। डोमेन से मेरा मतलब है टॉपिक। यानी अगर एक वेबसाइट आपने देखी होगी किसी डॉक्टर वाली चीज़ की है या उसमें सलाह दी जाती है, तो उसमें सिर्फ सलाह ही दी जाएगी, उसमें नाच गाने का कार्यक्रम नहीं होगा, है ना। या अगर कोई एक वेबसाइट है जिसमें एजुकेशन रिलेटेड बातें होती हों, तो उसमें एजुकेशन रिलेटेड बातें ही या एजुकेशन रिलेटेड वेब पेजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक वेबसाइट का हम उदाहरण लेते हैं, हमारे सामने एक वेबसाइट है career@home.in, ठीक है, हमारे सामने एक वेबसाइट है। अब ये क्या है? इसका वेब एड्रेस है। क्या है? इसका वेब एड्रेस है, ठीक है, URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसमें पाएंगे कि इसका एक डोमेन होगा। क्या डोमेन होगा? क्या टॉपिक पे ये वेबसाइट है? तो ये है हमारी एजुकेशन वेबसाइट, ठीक। इसमें अब एजुकेशन वेबसाइट है तो इसमें जितने भी आपको वेब पेज देखने को मिलेंगे वो सारे एक ही डोमेन के, एक ही टॉपिक पर सारे के सारे आधारित होंगे, ठीक है। और वो क्या होगा? एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। इसमें अब हम इंटरटेनमेंट नहीं करवा सकते, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी है, वो जरा ध्यान से देख लो थोड़ा सा। आपने देखा होगा वेबसाइट का जो URL होता है वो ऐसे लिखा होता है, ऐसे http://www.google.com, या फिर मैं यहाँ पे जिसका एग्जांपल लिया था उसी की बात करता हूँ, career@home.in, ठीक है। ये एक हमारी एक वेबसाइट हमने लिख दी, http और उसके बाद /www.career@home.in। अब इस वेबसाइट में एक बात समझो, ये जो हमारा HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये तो हमारा होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है? ये हमारा प्रोटोकॉल, ठीक। उसमें से जो ये जो www है, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। ये है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि क्या करता है? वेब पेजेस को इंटरनेट से जोड़ता है, लिंक करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ये career@home है, क्या है हमारा? career@home है, ठीक है। ये इतना हमारा क्या कहलाता है? इतने को हम बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। याद रहे इसमें .in भी इंक्लूड है डोमेन नेम में, ठीक है, career@home.in। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। अच्छा, जो लास्ट में जो .in है, क्या है? लास्ट में यहाँ पे हम देख रहे हैं ये .in है। ये .in क्या शो कर रहा है हमें? ये जो .in है ये कंट्री कोड है। किसका कंट्री कोड है? इंडिया का। ये .in हमें ये शो कर रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये इंडियन वेबसाइट है, .india के लिए ही है। इसी तरह और भी कई आपके कोड होते हैं, जैसे कंट्री कोड भी होते हैं और कुछ जनरल कोड भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज होते हैं। जैसे मान लो एक है आपका .info, आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, लास्ट में दिया होगा info। जैसे एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, fittrack.info, ठीक।
तो अब ये जो इन्फो है ये क्या शो करता है, ये हमें बताता है कि उस वेबसाइट के अंदर जो भी है वो इंफॉर्मेशन है, यानी वो एक इंफॉर्मेटिकल वेबसाइट है। यानी इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन से। ऐसे ही अगर कहीं पे आपने देखा होगा .com, जैसे www.google.com, ठीक, तो खैर ये तो एक सर्च इंजन भी है, लेकिन साथ में साथ एक वेबसाइट भी तो है ना। तो यहाँ जो कॉम है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ कॉम हमें बताता है कि ये वेबसाइट कॉमर्शियल है। कैसी है ये वेबसाइट, कॉमर्शियल है, ठीक है। और आपने देखा होगा .gov, तो .gov ज़्यादातर आपने देखा कहाँ होगा, गवर्नमेंट वेबसाइट में। तो इसका फुल फॉर्म ही क्योंकि होता है गवर्नमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट साइट बनती है तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, .gov, ठीक है, अंत में। अच्छा, उसके बाद आपने कहीं देखा होगा .edu, तो .edu का मतलब क्या है, .edu हमें बताता है एजुकेशन। अगर किसी को एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो वो .edu यूज़ कर सकता है। .edu देखते ही कोई भी जान जाएगा कि हाँ इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ एजुकेशन की ही बात होगी। लेकिन जब कोई .in में एजुकेशन की चीज़ें डालेगा तो उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ इसमें हम एजुकेशन की चीज़ें डालते हैं, ठीक, क्योंकि ये तो एक कंट्री कोड है ना। ये हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन और नहीं दे रहा कि अंदर हम कैसा कंटेंट डालेंगे इस वेबसाइट में, ठीक है। लेकिन जो .edu है ये हमें अंदर कैसा कंटेंट होगा उस वेबसाइट में, इसकी जानकारी दे देता है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा .mil, ये भाई बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ यूज़ कौन करता है, ये सिर्फ मिलिट्री की वेबसाइट में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होगा, मिलिट्री की वेबसाइट में यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा .net, क्या देखा होगा, .net। नेट का मतलब क्या है, नेटवर्क रिसोर्सेस। क्या मतलब है, नेटवर्क रिसोर्सेस। ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से कि अगर कि .com का फुल फॉर्म क्या होता है, और नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो कॉमर्शियल पे आपको टिक लगाना होगा। अच्छा, ऐसे ही होता है एक .org, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो कोई NGO है, ठीक है, क्या है, कोई NGO है, वो अपनी वेबसाइट बनाता है तो वो क्या कर सकता है, वो .org का प्रयोग कर सकता है, वो .org वाला डोमेन रजिस्टर्ड करवा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंट्री कोड भी होते हैं, जैसे एक कंट्री कोड की हमने इंडिया की बात करी .in, तो वैसे ही अगर किसी कंट्री कोड में किसी वेबसाइट के लास्ट में आप देख लो .au लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कंट्री कोड कहाँ का है, ये कंट्री कोड है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है कंट्री कोड, ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, आपने कहीं देखा होगा, लिखा होगा .uk, क्या लिखा होगा, .uk, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये कहाँ की है, ये कंट्री कोड कहाँ का है, ये है यूनाइटेड किंगडम का। कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का। इसी तरह और भी कुछ कंट्री कोड है, जैसे .nz न्यूजीलैंड का हो जाएगा, .fr फ्रांस का हो जाएगा। हम इतनी सारी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें से मेन जो 2-3 कंट्री कोड पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की। किसकी बात करेंगे, प्रोटोकॉल की, या फिर कह सकते हैं हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की। किसकी बात करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम अगर हम डेवलप करेंगे, किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में हम काम करेंगे, तो हमेशा वहाँ पे एक गवर्नर होगा जो चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जिसके हिसाब से हमें काम करना होगा, है ना। तो वैसे ही इंटरनेट में भी एक प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए ही इंटरनेट का प्रयोग करना होता है। अच्छा, इंटरनेट की अगर कोई सीधे हमसे कह दे परिभाषा बताओ ये क्या होता है, तो उसको एक लाइन में कह के ख़त्म करो, सर प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल। क्या बता देना है, सर प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल। अच्छा, अब पूछता है जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ, और मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें से जो सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा है वो है TCP/IP। कौन सा है,
TCP/IP। अच्छा, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही हमें पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है T से ट्रांसफ़र, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या हुआ, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इसके नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि ये क्या करता है, हमें क्या करता है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कहाँ पे, नेटवर्क में, इंटरनेट में। ठीक है, ये इंश्योर करवाता है कि अगर एक ये सेंडर है, ठीक है, और इधर ये रिसीवर बैठा है और यहाँ से हमने इंटरनेट के माध्यम से इसको कुछ भेजा, तो जो इसको भेज रहे हैं वही इसको पहुँचे और इसी को पहुँचे। ये सारी बातें कौन इंश्योर करवाता है, ये TCP प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारा काम किसका है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है FTP। क्या नाम है, FTP। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, अच्छा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, जब भी कभी दो सिस्टम के बीच, मान लो एक सिस्टम ये है A, दूसरा सिस्टम ये है B, और ये दोनों नेटवर्क में जुड़े हैं या इंटरनेट के माध्यम से इन दोनों के बीच हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो उस टाइम कौन सा प्रोटोकॉल है जो जिम्मेदार होगा, जो एक्शन में आएगा, वो FTP प्रोटोकॉल होगा। कौन सा होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी थी जो मुझसे स्किप हो गई, वो अभी आप पहले सुन लो। ये जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये जो हमारा IP एड्रेस है, ठीक है, ये जो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या, IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये हमेशा हमारा 32 बिट का एक नंबर होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का एक नंबर होता है। इससे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि जो IP एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारा अगला प्रोटोकॉल देखते हैं। तो हमारा अगला प्रोटोकॉल भाई कौन सा है, हमारा जो अगला प्रोटोकॉल है उसको हम जानते हैं SMTP के नाम से। किस नाम से जानते हैं, SMTP के नाम से। अच्छा, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भाई इसको तो बहुत आराम से हम नाम से ही डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमें एक नेटवर्क में या TCP/IP क्या करता है, ये बताता है कि रिलायबल ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेगा इधर, तो क्या होता है, यहाँ से पहले कई बंडल्स में टूट जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सेंडर से, ये कई बंडल्स में टूट जाएगी। अब ये यहाँ पर आएगी, बट इसको तो अलग अलग होके नहीं मिलेगी, इसको तो वो एकदम उसी फॉर्म में मिलेगी जिस फॉर्म में इसने भेजी थी, है ना, ये जिस फॉर्म में देना चाहता था। तो ये यही इंश्योर करवाता है कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजी गई है उसी सेम तरीके से, उसी सेम सिचुएशन में, सेम स्टेट में रिसीवर को मिल जाए। ठीक, तो ये काम किसका था, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल का। अब ये जो SMTP है, ये क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम नेटवर्क में, जब हम इंटरनेट में किसी को मेल करेंगे, किसी को मेल करना होगा, हमें ईमेल सर्विस का यूज़ करना होगा, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे SMTP यूज़ करते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, हम SMTP प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक प्रोटोकॉल और भाई देख लो कौन सा, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। एक प्रोटोकॉल और होता है VoIP।
क्या होता है, VoIP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अच्छा ये क्या करता है, ये हमें ये इंश्योर करवाता है कि जब हम इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो हमारी वॉइस है, वॉइस कम्युनिकेशन है, हमें ये उसके लिए इनेबल करवाता है, हमें परमिशन देता है कि हाँ हम वॉइस भी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉइस के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये किसके, कौन सा प्रोटोकॉल हमें करवाएगा, VoIP प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बात हमने किसकी कर ली, प्रोटोकॉल की। अच्छा इसके बाद अब हम थोड़ी सी बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। भाई बहुत सुना है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस आखिर होता क्या है, मैक एड्रेस ये भी तो देख लें, है ना। तो चलो देखते हैं भाई ये मैक एड्रेस क्या होता है। सबसे पहले तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म देखो क्या होता है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है मैक का फुल फॉर्म, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अच्छा ये क्या होता है भाई, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि फिजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है, ये एक तरह का फिजिकल एड्रेस होता है, और ये किसी भी डिवाइस में पहले से होता नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसे अलग से, इसे क्या किया जाता है, अलग से एम्ड किया जाता है, देखो क्या किया जाता है, इसे अलग से माउंट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसे अलग से माउंट किया जाता है उस चिप पे या उस इंटरफेस पे। अच्छा उसके बाद एक और जो जानने वाली बात है, ये हमेशा 6 बाइट का एक एड्रेस होता है। कितनी बाइट का एड्रेस होता है, 6 बाइट का एड्रेस होता है। एग्जाम में पूछेगा मैक एड्रेस में कितनी बाइट होती हैं, या मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, सीधा टिक मार के चले आओ सर 6 बाइट का होता है, बात वहीं पे ख़त्म। अच्छा उसके बाद कहता है कि ये कौन से नंबर सिस्टम में आता है, या कौन से टाइप का नंबर इसमें यूज़ होता है। तो इसमें भाई हमेशा हेक्साडेसिमल यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है इसमें, हमेशा हेक्साडेसिमल यूज़ होता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ हमने बात किसकी करी, मैक एड्रेस की। ठीक है, और हमें अभी बात करनी थी सर्च इंजन की। हमें किसकी बात करनी थी, सर्च इंजन की। सर्च इंजन टॉपिक हमारा रह गया था, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, तो भाई सर्च इंजन वो है जो हमें किसी भी रिक्वायर्ड डेटा का स्पेसिफिक टॉपिक पे, किस पे, वर्ड को समझो, जब हमें कभी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे सर्च करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले google.com खोलते हैं जो कि क्या है, एक सर्च इंजन है। फिर उस पर हम डाल देते हैं हमें जो भी चाहिए होगा, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कंटेंट चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। कौन प्रोवाइड करता है, सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। या हम कह सकते हैं सर्च इंजन क्या करता है, एक ही कैटेगरी की चीज़ों को या कई सारी टॉपिक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, कई सारे टॉपिक को उनकी अपनी कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर देता है, और हर एक कैटेगरी के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है वो पूरे इंटरनेट से बटोर के उसमें लिंक कर देता है। ठीक, तो ये काम किसका है, सर्च इंजन का है। अच्छा कुछ सर्च इंजन के हम नाम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो नहीं तो आप तब बता पाओगे जब आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, कौन कौन सा सर्च इंजन है। तो जब है पता चल जाएगा तो कौन से नहीं है वो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, सबसे पहला सर्च इंजन वो है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा और आप डेली यूज़ करते हैं, वो है गूगल। ठीक, गूगल सर्च इंजन का निर्माण किसने किया और कब किया, ये बात समझ लो।
वो हुआ था 1997 में, और किसने किया था? लैरी पेज ने किया था। किसने किया था? लैरी है, LARRY, लैरी पेज ने किया था। ठीक है। उसके बाद जो अगला सर्च इंजन है वो आपका किसने बनाया था? सॉरी, कौन सा है सबसे पहले? वो है आपका याहू। कौन सा है? याहू है। अच्छा, ये कब बना था? ये आपका बना था 1995 में। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा सर्च इंजन है वो है हमारा वेब क्रॉलर। क्या नाम है इसका? वेब क्रॉलर। अच्छा, उसके बाद जो सर्च इंजन है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा लाइकोस। कौन सा है? लाइकोस। अच्छा, इसके बाद जो हमारा पांचवा सर्च इंजन है वो कौन सा है? वो है हमारा अल्टा विस्टा। कौन सा है? अल्टा विस्टा। अच्छा, इसके बाद एक और सर्च इंजन हमारा बहुत फेमस है, ये कौन सा है? डक डक गो। कौन सा है? डक डक गो। ठीक है, तो इतने सारे सर्च इंजन, और एक बिंग भी है। ठीक है, बिंग का भी नाम हम याद रखेंगे, बिंग भी थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे? गूगल, याहू, वेब क्रॉलर, लाइकोस, अल्टा विस्टा, डक डक गो और बिंग। ये सारे हमारे क्या हो गए? सर्च इंजन हो गए। तो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो हम फटाक से क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। किस पे टिक लगा देंगे? जो इनमें से कोई अलग नाम दिखेगा उस पर हम टिक लगा देंगे कि ये वाला हमारा सर्च इंजन नहीं है। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी, भाई हमें क्या जानना था? व्हाट इज़ नेटवर्क हमने जान लिया, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग जान लिया, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी जान लिया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी जान लिया, टोपोलॉजी की बात कर ली, इंटरनेट की बात कर ली, WWW की बात कर ली, प्रोटोकॉल की बात कर ली, वेब ब्राउज़र की बात कर ली, सर्च इंजन की बात कर ली। इसके साथ साथ जो अतिरिक्त टॉपिक भी आपके थे, मैक एड्रेस हो गया, ठीक है, और आपका URL हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बात कर ली। और इसी के साथ आपका इस चैप्टर की थ्योरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो हमने इस लेक्चर में कवर कर ली है। अब इस चैप्टर के जो MCQ हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो MCQ हैं वो लगभग आप मान के चलो 50 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के बनेंगे। कितने बनेंगे? 50 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। और अगर वो भी मैं इसी लेक्चर में देता तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ MCQ पढ़ना होता है, उन्हें थ्योरी नहीं देखनी होती, क्योंकि उन्हें थ्योरी आती है पहले से। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर यानी इंटरनेट एंड WWW, ठीक, इस चैप्टर का MCQ, जिसमें हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ होंगे विद डिटेल कि इसका अगर ये आंसर है तो क्यों है, हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में, ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है और इसके पार्ट 2 में हम आपको वो MCQ वाला लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।